शक्तिमान 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 2, 1, 0. तो आज 9 वर्ष है और 9 वर्ष में ये काफ़ी दिनों से मिट गया है, तो मैं जय माँ सरस्वती को आज 9 वर्ष पर एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तुम लोग 9 वर्ष का ये दिन है और नया वर्ष 2025, तो मैं तुम लोगों को और ऑनलाइन जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और तुम लोग स्पेशली हो इसलिए तुम लोगों को अलग से भी विश कर देता हूँ, है ना। और हम लोग 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकगण को देते हैं। परमानेंट मार्कर से है तो लिखा भी रहेगा, कुछ दिन तक चलता रहेगा। और शुरू करें अब, है ना। चैप्टर 1 है, पुष्पा भाव का चैप्टर 1 हो गया है, अपना भी आज हो जाएगा और आज ही मैं चैप्टर 2 भी क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से ये क्लास जो अपनी चल रही है रिवीजन क्लास है, ऑनलाइन वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिवीजन क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने क्लास लगा चुका है पहले ही, ये है कि लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन हो जाएगा और हर चैप्टर से मैंने लगभग 6 क्वेश्चन गेस किए हैं कि इन 6 क्वेश्चनों से चैप्टर में पूछा जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से आएंगे। इतना पढ़ लिया तो पर्याप्त है, अपने से जो लगे वो पढ़ते रहना है। लेकिन ये है कि मैं जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट सिखा रहा हूँ, उनको भी सीखते चलो। शुरू करें आप। क्या है कि थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे वॉइस में होगा, क्योंकि इसकी आवाज़ पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो वही रहेगा, आवाज़ न्यू तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है समझाने में। बाकी कोशिश यही रहेगी कि वह अच्छे से समझा सकूँ मैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई है, तो ऑडियो मैं अलग से इसे इसमें डाल दे रहा हूँ। और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ा था LCM SCF के बारे में, और कुछ छूट गए हैं जिन्हें मैंने छोड़ के रखा हुआ है, तो अभी कुछ देर में डिस्कस करके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने कुछ चर्चा करी थी। तो गुणनखंड की बात करें तो आपको ये समझ जाना है कि वो अभाज्य गुणनखंड की ही बात हो रही है, ठीक है। तो SCF और LCM में फुल फॉर्म ही मैंने शायद बताया था। हिंदी में क्या बोलते हैं SCF को? महत्तम समवर्तक, और लघुत्तम समवर्ती बोलते हैं LCM को। तो अपवर्तक और अपवर्त्य में संबंध
पता होना चाहिए क्या किस तरह से रिलेशन होता है। जैसा कि इसमें अपवर्त का किसी भी वैल्यू की अपवर्त निकालना हो तो वो इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, लेकिन अपवर्तक सीमित होते हैं और बहुत लोगों को पता ही नहीं। जैसे 5 के अपवर्तक निकालना है तो 5, 10, 15, 20, 25 और डेट इनफाइनाइट, ये अपवर्त्य हो गए। लेकिन अपवर्तक निकालना है 18 का, तो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 18, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, 9 से होगा और 18 से होगा, 18 भी आएगा। तो ये इसके अपवर्तक है। तो अपवर्तक सीमित होते हैं, मतलब ये है कि जिस भी संख्या का अपवर्तक निकालना है वो जिन जिन संख्याओं से डिवाइडेड है, पूरी तरह से विभाजित है, वो उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्कूलों में तो ये चीजें बेसिक हैं, समझाया नहीं जाता है, कंपटीशन में आ गया तो वही व्यक्ति परेशान रहता है, फिर बाद में दिक्कत जाती है। यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 18 में मेन है डिवाइड का, कि 18 संख्या है वो किन किन संख्याओं से विभाजित है पूर्णतः, वो उसके अपवर्तक होंगे। और ये डाउट नहीं होना चाहिए अपवर्त्य और अपवर्तक में, क्योंकि ये अपवर्त्य जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उसी में जोड़ते चले जाएंगे, जो भी डिफरेंस होगा ना उतने का डिफरेंस जोड़ते चले जाएंगे, वही उसका अपवर्त्य। लेकिन सीमित है, ये डिवाइडेड होता है, फुली डिवाइडेड जिन जिन संख्याओं से, वह संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाते हैं। चलो आगे और देखते हैं। क्या है कि ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद यहाँ सवाल भी लगाने हैं और कवर भी करते चलो। ये वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी ना आए। चलो अभाज्य गुणनखंड की मैंने चर्चा करी है, कल की थी थोड़ा बहुत, आज अच्छे से कर लेते हैं। जो संख्या या तो 1 से डिवाइडेड है या फिर सेल्फ डिवाइडेड है, स्वयं से डिवाइडेड है, वह संख्या अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। जैसे 2, 3, 5 डैश इनफिनाइट। तो अगर किसी ने कंपटीशन में पूछा या कभी आ गया कि 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 1 से 100 के बीच में 25 होती है। अगर ये पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि अभाज्य संख्या है, पूछ लिया 2 और विषम संख्याएं, तो आपको समझ आना होगा कि जो विषम संख्याएं हैं और 2, इन दोनों को मिला करके अभाज्य संख्याएं बनती हैं। तो कभी पूछ ले तो इस तरह से आप लोग डिस्क्राइब कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 2 और अभाज्य संख्याएं, तो आप बता दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे सम संख्या का, अभाज्य संख्या की बात हुई है तो सम संख्या ही बता दूं। सम संख्या का अगर एक फॉर्मेट देखें तो 2n सम संख्या का फॉर्मेट है। n जहाँ पर नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के इन्फिनाइट, इसमें मान आप रखते जाइए तो जो भी संख्या आएगी वो हमेशा
सम संख्या रहेगी, n की वैल्यू 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी रख लो। और विषम संख्या के लिए, विषम संख्या में 2n में एक अगर जोड़ देंगे तो अगली संख्या जो आएगी वो विषम संख्या होगी। तो इस तरह से विषम संख्या का जो बेसिक स्ट्रक्चर है नेचुरल नंबर फॉर्मेट में 2n+1, और सम संख्या के लिए है 2n। याद रखेंगे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए बोर्ड पेपर में आ जाए। तो सम संख्या 2n और विषम संख्या 2n+1। चलो चैप्टर शुरू करना है और जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की हार्ड कॉपी जरूर रखें, और यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लें, क्योंकि इस वीडियो में और जितने भी वीडियो डाल रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ही सॉल्यूशन हैं। इसमें जो हार्ड कॉपी है उसी का ही रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दो संख्याएं दी हैं, गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याएं दी है प्रश्न में, 6 और 20, जिनके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य संख्याओं में, इन्हें ब्रेकआउट करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 6 को हमने 2 गुणे 3 और गुणे 1 लिख दिया, और 20 को 20 को लिख दिया है, 4 पंची 20 होता है, तो 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ मैंने कल समझाया था कि दोनों संख्याओं गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा और सबसे न्यूनतम घात जो होगी वो एचसीएफ होगा। तो दोनों में देखा गया 2 कॉमन है, और दो की सबसे छोटी घात जो है वो 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं जो हैं, जो अपन गुणनखंड करने पे अभाज्य संख्याएं आई हैं, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे न्यूनतम घात अपन को लेनी है, वही होगी अपने एचसीएफ। वही मैं इसमें लिख देता हूं बगल में, ताकि एग्जामिनर को पता रहे, जो कॉपी चेक करने वाला है उसे पता रहे कि इसने ऊपर के गुणनखंडों से एचसीएफ फाइंड किया है। उसी तरह से एलसीएम। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी सबसे अधिकतम घात लेनी है, वो होता है एलसीएम। मतलब अब पूरे दोनों के गुणनखंडों में 2, 3, 5 हैं जो अभाज्य हैं, और इनकी सबसे अधिकतम घात ले करके उनका आपस में गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो होगा एलसीएम। और वही मैं इसमें लिख देता हूं, लिखना जरूरी है ताकि सामने वाला चेक करने वाला है उसे पता रहे कि किस तरह से चल रहा है। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दिया 60। एलसीएम 60। अतः लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। अतः दी गई संख्याएं 6 और 20 एचसीएफ और एलसीएम, तो दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 60 है आंसर। तो इस तरह से आपको इस तरह क्वेश्चन को आंसर देना है। अब गुणनखंड विधि से आता है एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो आप इसी तरह से उत्तर देंगे। ये हो गया हल आपका। इसी तरह से बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे, है ना, ताकि पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से और राइटिंग में और डायरेक्ट लिखना है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये लिख गया, जल्दी से लिख लो।
अगला प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही मैं करा रहा हूँ। इसमें लेवल ये होगा कि जैसे मैंने इसमें 2 संख्याओं को कराया है वैसे ही 3 संख्याओं का हो जाएगा उसी तरह से सेम। और जो जो संख्याएं हैं वो संख्या मैं इसमें लिख देता हूँ, पूरा नहीं मिटाऊंगा, इसी में सुधार देंगे। और ये जो तुम लोगों की छोटी वाली मेथड है वो नवोदय वाली, उस पर डंडा खींच करके कुछ नहीं करना है ना भाई। उसको पूरे नंबर चाहिए है वहाँ पे बोर्ड पेपर में, तो हमें डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड में देना होगा ना। वो तो छोटी क्लास में अपन डंडा खींच करके भाग दे देते थे और भाग विधि से बता देते थे इस तरह से करना है। गुणनखंड विधि में फैक्टर करने पड़ते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है, ऐसे नहीं आता है। अब जैसे लोगों से बनता रहता है अच्छे से, लेकिन फिर भी नंबर तो 90, 95, 97 पाते हैं। हो सकता है कि जो मेथड आपने की है आंसर सही आया है, लेकिन सामने चेकर है जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो नंबर कम हो गए और लोगों को लगता है कि निकाल लेंगे। मैं तो सब नागौर में था, एक व्यक्ति के 98 नंबर आए थे, तो उसने अपनी कॉपी से ये निकलवा करके चेक कराई कि मेरे 2 नंबर कहाँ कट गए। और यहाँ ऐसा है कि 90, 92 नंबर आ गए तो खुश हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं। दी गई संख्याएं, और इसमें सिर्फ मैं संख्या को सुधार दे रहा हूँ। जिस तरह से दो अंकों की संख्या का क्वेश्चन किया है गुणनखंड विधि से, वैसे ही 3 अंकों की संख्या को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12, 15 और 21 के लिए एलसीएम एचसीएफ के लिए गुणनखंड करना है। तो 12 के गुणनखंड कर दो, 15 गुणनखंड कर दो, 21 के देखो किस तरह से 4 3 12 होता है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, इंटू 3 इंटू 1 कर दिया। 15 में क्या करना है, 15 3 बचे 15, 3 गुणे 5 गुणे 1 कर दिया। और 21 तो 3 से 21, 3 गुणे 7 गुणे 1 कर लिया। अब इसमें से एचसीएफ निकालना है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होगी, तो इसमें उभयनिष्ठ 3 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर एचसीएफ में, बाकी 5 और 7 तो मिल नहीं रहे, सीएफ में 3 आएगा। इसी तरह से एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जितने भी गुणनखंड आए हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 की पावर 2 ले लिया, 3 में तो एक ही घात है तो 3 आ जाएगा, 5 में भी एक ही घात है और 7 में भी एक ही घात है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 पंचे 20, 7 एक 21 और 20 21 दूनी 42, तो शायद 420 चाची 420 आएगा। चलो, अतः दी गई संख्याओं का एचसीएफ, अब यहाँ थोड़ा भाषा भी बना सकते हैं और क्रमशः की जगह पे बराबर बराबर करके भी लिखा जा सकता है, और फिर डायरेक्ट लिख दो एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 एवं 420 है। तो इस तरह से मिटा के भी मैं दूसरे नए तरीके से लिख देता हूँ। एचसीएफ संख्याओं का एचसीएफ 3 हो जाएगा और एलसीएम बराबर 60 हो जाएगा, सॉरी 420 हो जाएगा है, और यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने की मेथड जो है आपके सामने है। चलो जल्दी से नोट कर लो, है ना, फास्ट करो और दूसरे चैप्टर पे भी आना, क्योंकि पुष्प भाव को दूसरा चैप्टर क्लोज हो गया है तो अपना भी क्लोज होगा। और सेल्फ आपको इस क्वेश्चन को करना है 6, 72 और 120, अपने प्रश्नावली में देख लेना, जहाँ भी हो सेल्फ करना है, घर से प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग कर लिया करो प्रैक्टिस के लिए। चलो अब एक सूत्र विधि से सीएफ और एलसीएम और 2 संख्याओं का संबंध देख लेते हैं। तो
तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो सूत्र विधि है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। और इसका नोट याद रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने माइंड लगाया कि 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों संख्याओं को गुणा कर लो और तीनों संख्याओं का HCF गुणे LCM कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। ये जो वैलिड है वो सिर्फ 2 ही संख्याओं के लिए उपयोग में लाना है। ये नोट है, अच्छे से ध्यान रख लो दिमाग में, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर लिया। इसको इस सूत्र याद रखना है अच्छे से और इसको डब्बे में पैक कर देना, क्योंकि तुम्हारे पेपर तक अगर कहीं से भाग गया ना इस डब्बे से निकल के, तो फिर कैसे हल करोगे, है ना। ध्यान रखना है। सीखते चलो, बढ़ते चलो। इस सूत्र को याद रखो अच्छे से। जहां भी 2 संख्याएं आती हैं जिनमें से दोनों संख्याएं दी है, HCF दिया है तो LCM निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो प्रश्न करते हैं ताकि क्या कैसे करना है। चलो प्रश्न देखो, ये लिख गया। चलो प्रश्न आपको तो उसमें मिल जाएगा हार्ड कॉपी में, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया ऑडियो में, तो प्रॉब्लम तो हो सकती जाएगी ही, लेकिन सॉल्यूशन आपके सामने है। ये सूत्र हो गया। हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया है। HCF 600, 306 और 657 बराबर दिया हुआ है 9। और LCM 306, 657 का ज्ञात करना है। तो हमें पता है सूत्र से कि HCF दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। बस पच्छातरण करना है और काटा कूटी कर लेना है। बटे 9, 3 से काट दो पहले 306 को, 3 त्रिकाई 9, और यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 को 657 काट दो, कट जाएगा साथ में 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नाम 27। तो इस तरह से अब गुणा करना, तो गुणा करने का आसान देखो कैसे, समझो ठीक से मैं क्या लिख रहा हूँ। 00 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 नाम 18, 2 एकम 2 3, 2 एकम 4, जोड़ लेंगे 338, 9 4 13 और 3 1 2 1 2 2। इसमें शायद यहाँ क्या दिक्कत है जोड़ने में, 9 4 13, हाँ 3 आएगा यहाँ पे, ठीक। चलो ठीक है, अतः लिखना
जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ, तो मैंने क्या किया, 102 को 100 प्लस 2 कर लिया और उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का अलग से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। तो मैंने आसान किया है गुणा को, पहाड़ ना पढ़ना पड़े, तो मैंने आसान कर लिया। ये हो गया एलसीएम। अतः ऐसा अतः इस प्रकार से बना दो। अतः दी गई दोनों संख्याओं का एलसीएम 22,338 है आंसर। ये नया साल है और नया साल आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। मैं नीचे से ही मिटा दिया, ध्यान रखो, लिख गया रे क्या, थोड़ा ध्यान रखा करो। लिख गया हो तो बता दिया करो, नहीं लिखा तो बोल दिया करोगे। चल जल्दी बोलो। मेरे बात इस बात ही चल रही बात कि आज क्या बनेगा स्पेशल में, तो मैं ये बता रहा था कि आज बड़ा बनेगा स्पेशल में। आज नया वर्ष है तो नया वर्ष में बड़ा खाएंगे, तो वही पूछ रहा था कि बड़ा में कौन कौन सी दाल मिलाई जाती। चलो अगला क्वेश्चन देखना है। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि परिमेय संख्या का जो सिद्ध करने वाला आएगा अपरिमेय संख्या का, मेरे हिसाब से रूट 5 है। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, रूट 3 और रूट 2 की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं तो इस बार ये कह रहा हूँ कि इस बार रूट 5 का आना है। तो मान लेते हैं कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है। रूट 3 और रूट 2 वाले मैंने बताया ना, इस बार मुझे लगता है कि रूट 5 आएगा। बाकी आप लोग देख लें। मान लेते हैं कि इसके विपरीत रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलो पढ़ लो रे, ज्यादा मजा मत लो। चलो तो इसमें अब क्या करना है, जो पूर्णांक लेंगे हम लोग ए और बी, दो पूर्णांक लेंगे, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है रूट 5 को, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे कि दो पूर्णांक ले लिए ए और बी दो पूर्णांक हैं, प्राप्त होते हैं। अब रूट 5 है, तुमने परिमेय संख्या मानी, तो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, हम इसे a बटे b के रूप में मान लेते हैं। और यदि हमने जैसे ही माना a और b दो पूर्णांक और परिमेय संख्या माना है, तो उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, रूट a बराबर a बटे b। उसके बाद
ट्रांसफर कर दो तो ए बराबर हो जाएगा b√5। वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट हट जाता है। जब भी अंडर रूट संख्या का वर्ग करते हैं तो मेन फोकस यहीं रखना है, क्या है कि कॉन्सेप्ट यहीं पर है। मार्जिन का चिन्ह लगा दो, दो संख्या बराबर में चल रही है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 0.5, अतः लिख देंगे कि यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, विभाज्य है, तो फिर ए भी 5 से विभाजित होगा। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा दिमाग में आउट। तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। और यदि विभाज्य हो रहा है अतः फिर कर लेंगे, हम ए को मान लेते हैं कि 5ac है। हम ए बराबर 5c लिख सकते हैं। अभी क्यों लिख सकते हैं मैं समझा दूंगा, कई बार समझा दूंगा, आप एक बार लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ कि ए बराबर 5c लिया है और जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ c एक पूर्णांक है। तो जो समीकरण 1 बनाया है उसमें a बराबर 5c रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो a की जगह a स्क्वायर है तो a का वर्ग कर देंगे, मतलब 5c का स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर 5 तो था ही, 5 का 25 था, 5 से कटेगा तो आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। सेम समीकरण एक जैसा ही ये फॉर्मेट फिर से मिला हुआ है, समीकरण एक जैसा ही ये फॉर्मेट b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर मिला हुआ, और यही हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाया है। सेम दोनों दिख रहे हैं, c स्क्वायर और वहां पर b है, और a और b में हमें रिलेशन बनाना था। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a को भी 5 से विभाजित होना होगा। लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, पहले लिख लो। ए का मान रखा 5c, एक ही जगह पे 5c लिख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, 25 हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा और 5 से 25 कट जाएगा। अब 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर के हो जाएगा, और ये सेम समीकरण एक जैसा दिख रहा है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो समीकरण है समीकरण एक जैसा है, और समीकरण एक को तुमने ये लिखा है तो इसको भी फिर इसी तरह हमें b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा।
इस तरह से हम इसे अतः करके लिखेंगे। क्या है, अब ए और बी को हमने जो माना है वह सहअभाज्य माना है, सहअभाज्य पूर्णांक है। वही अभी नीचे बता देंगे कि किस तरह से इसे कॉन्सेप्ट लेकर के बनाया गया है। पहले आप लिख लो इसे। अगर ये समीकरण 1 का अतः समझ में आ गया है तो जो समीकरण बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है इसे भी इसी तरह से हम बना लेंगे। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है बताओ? ये तो इनटू में है। इसे लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ आगे। चलो लिख गया, इसका अतः बना लो। अरे वो ऑनलाइन वालों, अतः इस तरह से लिखेंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। अब चूंकि ए और बी जो ऐसे पूर्णांक है जो सहभाज्य है, अर्थात दोनों में केवल सहभाज्य में होता क्या, सहभाज्य में ये होता है कि एक अभाज्य संख्या होती है और एक कोई भी संख्या हो जाए, उनमें यही होता है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब यहाँ ठीक से समझ लो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, और 5 से विभाजित होना है इसका मतलब ए के अंदर 5 भी होगा, और उसके साथ जो भी हो मुझे क्या पता है, एक कोई कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब तुम ये देखो कि अगर ए 5 से विभाजित है तो ए के अंदर तो 5 होगा ना तब तो, और 5 के साथ और कोई संख्या है उसे हमने सी मान लिया है। समझो ठीक से, ए और बी अगर सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनके बीच में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और हमने रूट 5 को ए बटे बी माना है, और ए बटे बी जो है सहभाज्य है तो उनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ ए के साथ 5 आ रहा है, क्योंकि ए अगर ए स्क्वायर 5 विभाजित है तो ए भी 5 विभाजित होगा, मतलब ए के अंदर 5 है। और जबकि ये कहा गया है कि ए में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसी तरह जब हमने ए बराबर 5c लिया, क्योंकि हमें बी में भी रिलेशन निकालना है, तब तो ए और बी के लिए हमने जो माना है सहभाज्य, क्या वो सिद्ध होता है कि नहीं? तो वही चेक कर लेते हैं। देखो ना, जब आप ये मानोगे कि ए बराबर 5c है, ए बराबर 5c है, इसका मतलब तो ये है कि ए के अंदर 5 होगा, तब तो उसके इक्वल है, और c इसका कांस्टेंट हो गया तो कोई अदर वैल्यू होगी। भाई 8 ले लो, अगर मान लो 2 से विभाजित है, इसका मतलब तो ये है ना कि 8 के अंदर 2 है, बाकी जो बचेगा वो c है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही यहां पर भी है। अगर a 5 से विभाजित है तो a के अंदर 5 है, जैसे a 5 से विभाजित है इसका मतलब a में 5 होगा, तो 5 के साथ उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो c ले लिया हमने। अब समझ में आ रहा है क्या? अब मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये समझ में ना आए, लेकिन समझाने का प्रयास तो मैंने कर रहा हूँ।
आइंदा से ध्यान रखूंगा कि इस तरह से गलती, टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ में कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो नहीं रिकॉर्ड हो पाया। चलो इसको फाइनल कर देते हैं। क्या है, दिमाग में समझना जरूरी है। लेकिन हमने जो माना है उसका विरोधाभास हो रहा है ना। इस प्रकार नहीं, इसलिए हमारा मानना कल्पनापूर्ण, हमारा मानना कल्पनापूर्ण है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर